फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ थी, हम लूशन हिंदी नोट्स को पढ़ रहे थे और अब हमारा हिंदी का ये जो पहला चैप्टर है उसकी आखिरी वीडियो है। इसके अंदर हम बात करेंगे देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ और कैसे देवनागरी लिपि हिंदी की हमारे देश में अधिकृत लिपि के रूप में इसको दर्जा दिया गया। तो सारी बातों को हम यहाँ पर कवर करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सबको यहाँ पर देखेंगे और जो हमारे विश्व हिंदू सम्मेलन हुए हैं उनको भी यहाँ पर कवर करेंगे कि कौन सा हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और इस चैप्टर को आज यहाँ पे ख़त्म करेंगे। इसके बाद इस पूरे चैप्टर का एक टेस्ट में लेकर आऊँगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको टेस्ट ऑनलाइन करना है या फिर ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन करना है तो टाइमिंग मुझे बता देना। संडे को पूरा एक टेस्ट में क्रिएट करूँगा इसका और फिर उसको हम वहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कल की वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि चंदों के महलों को क्या कहा जाता था। तो चंदों के महलों को कहा जाता था चौमहल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, चंदों के महल को चौमहल उस समय कहा जाता था। ये जो सही जवाब दिया है, 3 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। निर्मला कपकोटी जी ने सबसे पहले जवाब दिया, इसके बाद सुमन नेगी जी ने और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका सही जवाब दिया है। ठीक है, ट्रंप डोनाल्ड जी ने। तो चलिए आज की वीडियो को अब शुरू करते हैं। बात करेंगे देवनागरी लिपि के विकास की। ठीक है, देखिए भारत की जितनी भी लिपियां हैं भारत के अंदर, चाहे वो कुटिल लिपि हो, चाहे वो गुरुमुखी लिपि हो, बांग्ला लिपि हो, सभी लिपियों का विकास ब्रह्म लिपि से हुआ है। यानी कि जो हमारे देश के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी लिपियां हैं, सबका विकास किससे हुआ है? ब्रह्म लिपि से हुआ है। तो प्रश्न बनता है, सभी लिपियों की आदि जननी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्राह्मी लिपि को। जिस प्रकार सभी भाषाओं की आदि जननी कहा जाता है संस्कृत को, उसी प्रकार ये दर्जा लिपियों में ब्रह्म लिपि को प्राप्त है। ठीक है, इसका जो प्रयोग है, लिपि का प्रयोग, ब्रह्म लिपि का प्रयोग, वैदिक आर्यों ने इसका प्रयोग शुरू किया था। देखिए, जब हम अपने बोलने के अंदाज से या ध्वनि संकेतों के माध्यम से अपने जो विचार है उनको प्रकट करते हैं तो वो भाषा कहलाती है, और जब हम लिखने के उससे लिखित रूप में हम अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं तो वो हमारी लिपि कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो भाषा और लिपि के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। इसके बाद देखें, जब वैदिक आर्यों ने ब्रह्म लिपि को शुरू किया तो उस समय तो ठीक था, लेकिन जब गुप्त काल आया तो गुप्त काल में ब्रह्म लिपि 2 भागों में बट गई। एक आ गई उत्तरी ब्रह्म लिपि और एक बन गई दक्षिणी ब्रह्म लिपि। ठीक है, 2 भागों में कब बटी लिपि? ब्रह्म लिपि गुप्त काल में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, जो ये दक्षिणी ब्रह्म लिपि थी, इससे हमारे जितनी भी दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, चाहे वो हमारी मलयालम हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, इनका विकास हो गया किससे? दक्षिणी ब्रह्म लिपि से। लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो है देवनागरी लिपि का विकास, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमको पढ़ना है उत्तरी लिपि से किस प्रकार देवनागरी लिपि तक हम पहुँचे। तो इसको हम चार्ट के थ्रू यहाँ पर पढ़ेंगे। आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऊपर लिखी है, लेकिन चार्ट के थ्रू हमको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, हमने पढ़ा कि उत्तरी और दक्षिणी में बन गई, तो उत्तरी लिपि के बाद विकास हुआ गुप्त लिपि का। ठीक है, और फिर गुप्त लिपि से विकास आई सिद्ध मात्रिका लिपि, और सिद्ध मात्रिका लिपि के बाद बनी हमारी कुटिल लिपि। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, कुटिल लिपि बनने के बाद इसका भी 2 भागों में विभाजन हुआ, एक बनी नागरी लिपि और एक बनी शारदा लिपि। ठीक है, शारदा लिपि से आप देख सकते हैं किन किन लिपियों का विकास हुआ है। अब हमको मेन जो है हमारे लिए वो नागरी लिपि है। नागरी लिपि फिर से 2 शाखाओं में बट गई, एक बनी पश्चिमी शाखा, एक बनी पूर्वी शाखा। ठीक है, तो पश्चिमी शाखा से ही हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। इसके अलावा राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी, इन सभी का जो विकास हुआ वो पश्चिमी शाखा से विकास हुआ नागरी लिपि का। तो आपको सीधा सीधा क्रम लगाने को आता है, तो क्रम आप कैसे में लगाएंगे? सबसे पहले ब्रह्म लिपि, फिर उत्तरी ब्रह्म लिपि, उसके बाद गुप्त लिपि, उसके बाद हमारी ये वाली आई सिद्ध मात्रिका, फिर आई कुटिल लिपि, कुटिल लिपि के बाद नागरी लिपि, उसके बाद इसकी पश्चिमी शाखा, और फिर आई वहाँ से देवनागरी शाखा। ठीक है, तो जैसे हिंदी का विकास हमारा आदि जननी तो संस्कृत है, लेकिन हम मानते हैं ना कि अपभ्रंश से हुआ है, उसी प्रकार देवनागरी का जो हमारा आदि जननी है वो तो ब्रह्म लिपि है, लेकिन आप मान सकते हैं कि इसका विकास कुटिल लिपि से हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम पढ़ते हैं कि देवनागरी लिपि का हिंदी की अधिकृत लिपि के रूप में विकास किस तरीके से हुआ, यानी कि देवनागरी लिपि को जो अधिकृत दर्जा है वो किस प्रकार से दिया गया। ठीक है, उस सारी बातों को हम यहाँ पे चलेंगे, उसको पढ़ेंगे। देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज आपको पता है यह कलकत्ता में स्थित है और इसकी स्थापना
1800 में की गई थी। ठीक है, मेनली इसकी स्थापना इसीलिए की गई थी कि जो उस समय अंग्रेज़ अधिकारी थे वो समझते थे कि भारत में अगर राज करना है तो फिर हमें हिंदी या यहाँ की जो भाषा है उसको सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक जो कॉलेज है इसकी स्थापना करी, फोर्ट विलियम कॉलेज की। ठीक है, तो 1800 में स्थापित होता है और इसके अंदर एक विभाग था हिंदुस्तान विभाग। तो हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए? हिंदुस्तानी विभाग के पहले अध्यक्ष थे जॉन गिलक्रिस्ट। तो सीधा प्रश्न बन सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जॉन गिलक्रिस्ट थे। ठीक है, लेकिन जॉन गिलक्रिस्ट ने क्या किया, इसने नागरी लिपि का विकास नहीं किया। इसने यानी कि जो देवनागरी लिपि थी उसको इसने नहीं माना। इसने क्या करा, इसकी जगह पे इसने फारसी लिपि को ज़्यादा महत्व दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फारसी लिपि ही चलेगी थोड़ी आगे तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखिए 1830 में अंग्रेज़ सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया और ये कहा कि अदालतों में फ़ारसी शामिल तो थी, अंग्रेज़ी के साथ साथ फ़ारसी को भी वहाँ पे उनकी जो कार्रवाई होती थी फ़ारसी में भी होती थी। तो उन्होंने ये कहा कि फ़ारसी के साथ साथ जो अन्य देशी भाषाएं हैं भारत की उनको भी वहाँ पे दर्जा दिया जाए, यानी कि उनमें भी उनकी बातों को सुना जाए। जो देशी भाषाएँ की यहाँ पर बात हुई, देवनागरी की बात यहाँ पर नहीं हुई। ठीक है, फ़ारसी के साथ साथ, क्योंकि फ़ारसी ऑलरेडी ही न्यायालय में अभी वहाँ पे चल रही थी, क्योंकि फ़ारसी काफ़ी टाइम से भारत के अंदर अपने यहाँ पे प्रचलित थी, क्योंकि जो मुग़ल थे, मुग़लों की भाषा भी क्या थी? फ़ारसी थी। ठीक है, ये जब ऑर्डर आ गया और ये ऑर्डर लागू हो गया 1837 से। ठीक है, अब जब ये ऑर्डर लागू हो गया कि क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं, देसी भाषाएं, उनको भी जगह देनी है, तो फिर क्या हुआ, बंगाल के अंदर बांग्ला लिपि चलने लगी और जो यूपी बिहार का क्षेत्र था यहाँ पे हिंदी भाषा तो चल रही थी लेकिन वो लिखी जा रही थी उस समय उर्दू लिपि में। तो यह आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो देवनागरी लिपि थी वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई और जो ये देशी भाषाएं थी, चाहे वो बांग्ला लिपि हो, उर्दू लिपि हो, ये आगे आने लग गई थी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हुआ, भाषा के क्षेत्र में अंग्रेज़ों की भेदभावपूर्ण नीति हो गई। कब से? 1857 के बाद से। देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेज़ लोग समझ गए कि अगर ये दोनों एक हो गए, ये हिंदी बोलने वाले और उर्दू बोलने वाले, तो फिर हमारे लिए यहाँ पे खतरा है। उन्होंने बोला इनको आपस में ही लड़ा के रखो। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, अपने ही लोगों में से दो ग्रुप बना दिए। एक को बोला तुम उर्दू का समर्थन करो, एक को बोला तुम हिंदी का समर्थन करो, ताकि जो हिंदी बोलने वाले भारतीय हैं वो तुम्हारे साथ आ जाएँ, उर्दू बोलने वाले तुम्हारे साथ आ जाएँ। अपने ही लोगों के ग्रुप बना दिए और फिर ऐसा हुआ क्या, यहाँ पे अंग्रेज़ों की जो भेदभावपूर्ण नीति थी वो यहाँ पे सामने आने लगी। ठीक है, और फिर ये आप मान सकते हैं कि दो ग्रुप बन गए। एक बन गया हिंदी का, ठीक है, हिंदी जो कि नागरी लिपि में लिखी जाती थी। दूसरा बन गया उर्दू का, जो फारसी लिपि में लिखी जाती थी। ठीक है, ये दो भाषाएं आ गई, दो लिपियां यहाँ पे अब आमने सामने आ गई थी। इसके बाद क्या हुआ, देखिए फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि और हिंदी भाषा के लिए पहला प्रयास किसने किया? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि 1857 के बाद अब आमने सामने आ चुके थे दोनों, फारसी लिपि और देवनागरी लिपि। लेकिन एक राजा आए, राजा शिव प्रसाद, इनको सितारे हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने फारसी लिपि के जगह पर ये पूरे देश में मतलब फैलाने का प्रयास किया कि नागरी लिपि को ही अपनाया जाए, फारसी लिपि को न अपनाया जाए। तो फारसी लिपि के स्थान पर नागरी लिपि अपनाने का पहला प्रयास किसने किया था? राजा शिव प्रसाद ने किया था। ठीक है, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किस अंग्रेज ने न्यायालय में हिंदुस्तानी व देवनागरी लिपि का समर्थन किया था। देखिए, अभी भी न्यायालय के अंदर जो देवनागरी लिपि है उसको स्थान नहीं मिला था। ठीक है, फारसी लिपि वहाँ पे स्थापित हो चुकी है लेकिन देवनागरी लिपि को स्थान नहीं मिला। तो एक अंग्रेज अधिकारी आया जॉन सोर नाम का। तो जॉन सोर ने जो कोर्ट्स थे, अदालतें थी, वहाँ पे हिंदी का और देवनागरी लिपि का समर्थन किया कि इसका प्रयोग वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नागरी को और ज़्यादा प्रसिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण नाम सामने आया पंडित गौरी दत्त का। ठीक है, पंडित गौरी दत्त ने 1874 में नागरी प्रकाश नामक पत्र इन्होंने निकालना शुरू किया। ठीक है, इनका मेनली मोटिव ये था कि जो उस समय नागरी है, नागरी लिपि है, उसको प्रसिद्ध किया जाए, उसको पूरे देश में फैलाया जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नागरी प्रकाश नामक पत्र किसने निकाला? पंडित गौरी दत्त ने निकाला था 1874 में। इसके अलावा इन्होंने 3 पत्र और निकाले, देवनागरी गजट, देवनागर और देवनागरी प्रचारक। ये तीनों इन्होंने कब कब निकाले आप टाइम देख सकते हैं, 88 में, 91 और 92 में। तो इन्होंने ये पत्र निकाले और पूरे देश के अंदर इन्होंने इस लिपि का प्रचार किया, प्रसार किया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने किया? पंडित गौरी दत्त ने। अब उसके बाद हुआ क्या, जब इन्होंने इतने सारे पत्र निकाल दिए, 1892 में आखिर में इन्होंने देवनागरी प्रचारक निकाला, तो अंग्रेज़ों को लगा कि यार फिर से
कहीं पूरे भारत फिर से एक ना हो जाए और फिर से सबके सब देवनागरी लिपि पे ना चले जाएं। तो अंग्रेज़ों ने उस समय एक सुझाव दे दिया कि भारतीय भाषाओं के लिए आप क्यों ना रोमन लिपि को अपना लो। ठीक है, अब देखो पहले से ही दो लोग लड़ रहे हैं कि उर्दू हो या फारसी लिपि हो या देवनागरी लिपि हो। ऐसे में अंग्रेज तीसरी लिपि लेके आ गए, तो इसका व्यापक विरोध हुआ और इसी विरोध के स्वरूप ये देखो इन्होंने कब लेके आए, ये 1893 में, और 1893 में ही नागरी प्रचारणी सभा का गठन हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें आपको एक साथ याद रखनी है। अंग्रेजों ने सुझाव कब दिया, रोमन लिपि के लिए 1893 में, और उसी साल नागरी प्रचारणी लिपि का जो सभा थी इसका गठन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये जो सभा बनाई गई थी इसका जो मेन मोटिव था, मेन मकसद था वो ये था कि जितनी भी अदालतें हैं वहाँ पे देवनागरी लिपि को जगह मिले, जैसे फारसी को मिला है वैसे ही मिले। आखिर में इनका जो कार्य था वो सफल हुआ और 1900 में, वर्ष 1900 में जो नागरी लिपि है उसको अदालतों में फारसी के समान अधिकार दे दिए गए। तो आपको ध्यान रखना है किस वर्ष अदालतों में देवनागरी लिपि को अपनाया गया, तो ये अपनाया गया वर्ष 1900 में। ठीक है, तो लगभग 100 साल के बाद इसको यहाँ पे अपनाया गया। उसके बाद देखिए जब यहाँ पे ये अपनाया गया तो इसको और ज़्यादा, अब यहाँ पे केवल क्या था कि फारसी को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया गया था, सिर्फ देवनागरी लिपि को अदालत में जगह दे दी गई थी। तो अब इसका पूरे व्यापक स्तर पर पूरे देश में प्रचार करना था, तो नाम आया एक शारदा चरण मित्र का। इन्होंने क्या किया, कलकत्ता में एक परिषद की इन्होंने स्थापना करी, एक लिपि विस्तार परिषद, यानी कि पूरे भारत में एक ही लिपि होनी चाहिए, देवनागरी लिपि, इसके अलावा कोई दूसरी लिपि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने इस परिषद के माध्यम से इन्होंने एक पत्र निकाला, देवनागर पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया और अखिल भारतीय लिपि के रूप में देवनागरी लिपि के ये पहले प्रचारक थे। यानी कि देखिए अभी तक तो देवनागरी लिपि को अदालत में जगह मिल गई, लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि पूरे भारत की एक लिपि हो और वो कौन सी हो, देवनागरी। तो देवनागरी लिपि को अखिल भारतीय लिपि के रूप में दिखाने का जो प्रयास किया सबसे पहले वो किया शारदा चरण मित्र ने। देखिए अभी तक जितने भी आंदोलन हो रहे थे, जितने भी प्रयास किए जा रहे थे, वो ये किए जा रहे थे कि अदालतों में देवनागरी को जगह मिल जाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे भारत पर अखिल भारतीय लेवल पर इन्होंने लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को प्रस्तुत किया। ये आपको ध्यान में रखना है 1907 में। ठीक है, इसके बाद देखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट में भी ये कहा जाता है कि जो भारत की लिपि होगी वो देवनागरी या फारसी में से कोई होगी, यानी कि वहाँ पे भी क्लियर नहीं किया गया था। लेकिन फाइनली जब 14 सितंबर 1949 आया तो उस समय ये घोषित किया गया जो संघ की भाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। तो फाइनली लिपि की घोषणा कब की गई, 14 सितंबर 1949 को ये घोषणा की गई। और कौन से आर्टिकल में की गई, 343 आर्टिकल, और अगर डिटेल में पूछा जाए 343 प्रथम। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हिंदी यहाँ पे हमारी भाषा बनी और लिपि बन गई देवनागरी। इसके बाद देखिए देवनागरी लिपि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए देवनागरी के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो देवनागरी को लोकनागरी या हिंदी लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, लोकनागरी या हिंदी लिपि भी इसको कहा जाता है। सर्वप्रथम ये कहाँ प्रचलित हुई, तो देवनागरी लिपि का जो सबसे पहले प्रचलित हुआ ये हुआ था गुजरात के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देवनागरी लिपि, या फिर आपको ऐसे भी बोल सकते हो देवनागरी लिपि सबसे पहले मतलब कहाँ से विकसित हुई, गुजरात के अंदर से। यह कैसे लिखी जाती है, तो बाएं से दाईं ओर ये लिखी जाती है, और इसके अंदर एक सुझाव दिया गया था कि पंचमा अक्षर के बदले में अनुस्वर का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया था, ये दिया था श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने लिपि से संबंधित कुछ प्रकाशन किए, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए मानक देवनागरी वर्णमाला कब घोषित की गई, इसका प्रकाशन किया गया 1966 में। ठीक है, इसके अलावा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण ये कब किया गया, 1967 में। तो देखिए दोनों में तो ये किया गया, और फिर दोनों का मिलाकर कब किया गया, 1983 में। देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 में किया गया। तो ये तीनों डेट्स हैं, स्टैटिक जीके है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हिंदी के जो मानकीकरण किया गया, स्टैंडर्डाइजेशन किया गया हिंदी का, इसके लिए भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको भी याद रखते हैं। देखिए अरबी फारसी ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगाने का शुरू किसने किया, तो नुक्ता लगाना शुरू किया था राजा शिव प्रसाद ने, जो मैंने आपको पहले भी बताया, इनको सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है। नुक्ता यानी कि जो हम फा लिखते हैं, जैसे कोई भी अक्षर लिखते हैं, वर्ण लिखते हैं, उसके नीचे जो बिंदु लगाते हैं उसको हम नुक्ता कहते हैं, यानी कि बिंदु को। ठीक है,
तो ये सुझाव किसने दिया था? ये दिया था राजा शिव प्रसाद ने। इसके अलावा खड़ी बोली को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किसने किया था? तो खड़ी बोली को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का जो प्रयास किया वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। इनकी एक मैगजीन आती थी, हरिश्चंद्र मैगजीन। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा किसने दी थी? तो हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी थी अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने। ठीक है। हिंदी व्याकरण की रचना किसने करी? तो हिंदी व्याकरण नामक जो यह रचना है ये लिखी है कामता प्रसाद गुरु ने। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह कि हिंदी अबू धाबी की न्यायपालिका में तीसरी अधिकृत भाषा कब बनी? तो ये बनी 2019 में। देखिए अबू धाबी आपको पता है यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है और यहाँ की जो न्यायपालिका है उसके अंदर 2 भाषाएं प्रचलित हैं, एक है अरबी और दूसरी है अंग्रेज़ी। इसके अलावा हिंदी को वहाँ पे तीसरी अधिकृत भाषा का दर्जा दिया गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब यहाँ से हम विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। देखिए विश्व हिंदी सम्मेलनों से प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में, चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था यह 10 जनवरी से शुरू हुआ था, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से लेकर 14 जनवरी को हुआ और यह 1975 नागपुर में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, देखिए जो पहला वाला अधिवेशन होता है ना, इसके आपको अध्यक्ष भी याद रखना है और इसके उद्घाटन भी आपको याद रखना है। तो जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था शिव सागर राम गुलाम, ये इसके अध्यक्ष थे। ये उस समय मॉरिशस जो था, मॉरिशस के राष्ट्रपति थे। और इसका जो उद्घाटन देखिए 1975 में नागपुर में हो रहा है, यानी कि भारत में हो रहा है। और 1975 में भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उसके बाद दूसरा जो हिंदी सम्मेलन हुआ वो पोर्ट लुई में हुआ, मॉरिशस के अंदर 1976 में। तीसरा हिंदी सम्मेलन 1983 में हुआ, नई दिल्ली के अंदर। चौथा हिंदी सम्मेलन 1993 में हुआ, यह भी पोर्ट लुई में हुआ। इसके बाद पांचवा ये पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ, ये आता है वेस्ट इंडीज़ की साइड पड़ता है, त्रिनाद एंड टबाको में। ठीक है, 1966 में। फिर छठवां हुआ 1999 में लंदन के अंदर, जो कि यूरोप में हुआ। ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। ठीक है, 1999 में हुआ लंदन में छठवां। सातवां 2003 में हुआ पारा मारिबो, जो सूरीनाम देश है वहाँ ये पड़ता है, तो वहाँ पर ये हुआ 2003 में। आठवां 2007 में हुआ न्यूयॉर्क के अंदर। नौवां हुआ 2012 में जोहान्सबर्ग के अंदर, ये सभी आप देख सकते हैं। 10वां भोपाल में हुआ 2015 में। इसके बाद जो 18वां हुआ है, जो लास्ट हुआ था, ये 2018 में हुआ। और जो 11वां हुआ था, ठीक है, 2018 में हुआ पोर्ट लुई मॉरिशस के अंदर। इसके बाद जो 12वां होना है, 12वां बताया गया है कि यह देवास में होगा। ठीक है, देवास मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होना है वर्ष 2021 में। ठीक है, इसी साल इसका आयोजन होना है 12वें हिंदी सम्मेलन का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो देवनागरी लिपि था, उससे रिलेटेड हमने सभी महत्वपूर्ण फैक्टरों को देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, और वीडियो समझ में नहीं आई है तो दोबारा से इसको रिवाइंड करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे बेहतरीन नोट्स मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी इसमें टाइम लगता है, तो उम्मीद करूँगा आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा। तो कल के लिए क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि एक पत्र आता था पूर्वासी, तो पूर्वासी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था, यह आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।